तो कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो आया था क्विज रिलेटेड योगा टीचर्स के लिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस थे, 30 या 33 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और आपको इन 30 क्वेश्चंस के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, मेरे हाथ में दूसरा मोबाइल है, इसमें मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ और साथ ही आप स्क्रीन पे देखते जाएंगे कि क्या क्या मतलब क्वेश्चन के आंसर क्या थे और क्यों थे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पेपर और पेन के साथ रेडी हो जाए। आपके कितने जवाब सही हो इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया था, पेपर और पेन के साथ पता नहीं रेडी थे भी कि नहीं, पूरा वीडियो देखे भी कि नहीं। बट आज का वीडियो जो पूरा देखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था अनाहत चक्र का रंग है। तो अनाहत चक्र का रंग क्या है? तो ऑप्शन से लाल, नारंगी, हरा, बैगनी, 4 कुछ ऑप्शन है यहाँ पे और अनाहत चक्र का कलर के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे याद रखते हैं तो रेनबो कलर जो होते हैं उस टाइप से याद रखा जाता है इसको। तो ऊपर से नीचे जो चक्रास के कलर है, 7 चक्रास हैं। ओके, सहस्त्रार, फिर आज्ञा, देन विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, देन स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। ओके, 7 चक्रास है। इन 7 चक्रास में जो 7 कलर्स हैं, वी से वॉयलेट, वी प्योर जो बोलते हैं हम लोग, वी से वी फॉर वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ग्रीन जी के बाद वो आया तो ऑरेंज, इस टाइप से मतलब जो भी रेनबो कलर है उसके हिसाब से याद रखा जाता है। तो जो हार्ट सेंटर है, अनाहत चक्र है, वहाँ ग्रीन कलर आता है अनाहत चक्र का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन। ओके, चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो चक्रास के कलर को आपको याद रखना है रेनबो के कलर के साथ, तो एक्यूरेट सेट होता है। रेनबो कलर हमको भी उतना सही से याद नहीं है, लेकिन विबग्योर ऐसे कुछ था कोड वर्ड उसका, VIBGOYUR ऐसे कुछ था। ओके, मैं स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा। दूसरा, साक्षी भाव को कहते हैं। साक्षी भाव को कहते हैं प्रत्यक्ष भाव, दृष्टा भाव, अहम भाव, इसमें से कोई नहीं। तो साक्षी भाव जो होता है ना, मतलब साक्षी किसे बोलते हैं? साक्षी मतलब होता है कि जो किसी घटना का साक्षी है, गवाह है किसी चीज़ का। तो जो गवाह है उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी केस में, वो सिर्फ देखता है उस घटना को। तो साक्षी भाव मतलब दृष्टा भाव, वो जस्ट दृष्टा होता है, सिर्फ देखता है वो। ओके, तो साक्षी भाव को दृष्टा भाव भी कहते हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। कोई क्वेश्चन याद नहीं है जैसे यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ गणेश क्रिया किसे कहते हैं? ओके, तो ये एलिफेंट का फोटो था, यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए हम एलिफेंट का फोटो रखे थे, क्योंकि गणेश क्रिया बोला जाता है मूलशोधन को। इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं भी शायद घृण संहिता में दिया हो या आसन प्राणायाम मुद्राबंध में दिया है, कहाँ दिया है मुझे याद नहीं है। बट कुंजल को गज क्रिया कहते हैं, कुंजल को गज क्रिया कहते हैं, और जो गणेश क्रिया है उसको मूलशोधन को कहा जाता है। ओके, एनस का क्लीनिंग, रेक्टम का क्लीनिंग जो होता है, एनस का क्लीनिंग। ओके, उसको गणेश क्रिया कहते हैं। और जो गज क्रिया है, यहाँ इसलिए जानबूझ के हाथी का फोटो डाला गया था ताकि कन्फ्यूज़न हो गणेश जी और हाथी के बीच। ठीक है, तो जो गज क्रिया है वो कुंजल है, और इसलिए यहाँ पे वमन धोती भी डाला हुआ है। बहुत लोग हो सकते हैं वमन धोतियाँ सेलेक्ट किया हो, बट गणेश क्रिया मतलब मूलशोधन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वमन धोती किसमें नहीं करना है? ओके, तो मे भी आपको पता भी हो कि किसमें वमन धोती नहीं करना है। तो हाई बीपी, वर्टिगो, अनिद्रा, अपाचन, 4 चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, कहीं कहीं अपाचन में भी कभी कभी केस में, अपाचन में अगर बहुत ज़्यादा गैस बना तो भी वमन धोती करने जाएंगे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है। तो वमन धोती जो है उसको हाई बीपी में नहीं करना है। ये आंसर इसका ए होगा। ओके, तो इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो हाई बीपी जब होता है, ओके, तो ऑलरेडी हम लोग का जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ा रहता है। जब हम लोग वमन धोती करते हैं तो प्रॉपर्ली उसका प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से जो रिफ्लेक्सेस होता है उसका, मतलब जो एब्डोमेन सक होता है अंदर, तो उससे इंटरकोस्टल एरिया में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो प्रेशर अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और अंदर का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट वो प्रेशर झेल नहीं पाएगा, इसलिए वमन धोती नहीं करना चाहिए। ओके, वही वर्टिगो, अनिद्रा और अपाचन की समस्या अगर सामान्य रूप से है, ऐसा नहीं कि जब अपाचन में आपको पेट दर्द दे रहा है उस समय अगर आप कर रहे हैं तब तो शायद गड़बड़ी है,
ओके, उसका मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट आपको हाई बीपी में बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको हाई बीपी है तो नहीं करना है वोमन धोती। ओके, तो यहाँ मैं पूरा वीडियो नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो चला के आंसर्स देख ही लीजिएगा। शीतकारी किसको नहीं करनी चाहिए? शीतकारी, ओके, शीतकारी यानी कि शीतकारक, शीत करने वाला, ठंडा करने वाला। अब ठंडा करने वाला है तो किसको नहीं करना है? तो जिसको पायरिया है, कि सेंसिटिव टीथ है, या माउथ अल्सर है, कौन इसमें से सब कर सकते हैं? चारों में क्या आंसर होगा? तो जिसको पायरिया है वो भी कर सकता है, सॉरी किस में नहीं करना चाहिए ना। ओके, ये क्वेश्चन है किसको नहीं करना चाहिए। तो इसमें सेंसिटिव टीथ जो है, दांत ऑलरेडी सेंसिटिव है, ठंड की वजह से दांतों में कनकनाहट होती है, दांतों में दर्द होता है, तो उसको नहीं करना है। पायरिया और माउथ अल्सर में किया जा सकता है। ओके, तो पायरिया में होता है शीतकारी, माउथ अल्सर में शीतकारी होता है क्योंकि वो अल्सर्स हैं तो उसमें कूलनेस का इफेक्ट डालता है, तो राहत प्रदान करता है। लेकिन सेंसिटिव टीथ जिसका है, जिसको आइसक्रीम वगैरह खाने से दांत में ये होता है, दर्द होता है, उसको नहीं करना है शीतकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्याहार तो अच्छा आहार, इंद्रियों का आहार, इंद्रियों को समेटना, या प्रत्येक आहार। ओके, तो जिनको नहीं आइडिया है वो यहाँ पे प्रत्येक आहार का अर्थ लगाएंगे। प्रत्येक आहार मतलब प्रत्याहार, सुनने में एक जैसा लग रहा है तो प्रत्याहार होता है, ये नहीं होता है। एक्चुअल में प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को समेटना। तो इंद्रियां, या जो फोटो हैं, कान और मुंह का ही फोटो यहाँ पे आया क्योंकि वो जगह छोटा था एक्चुअली वहाँ पे। तो यहाँ पे नाक भी आना था, त्वचा भी आना था, ओके, आइज़ भी आना था, फोटो था वैसे बड़ा सा, बट क्रॉप करके सिर्फ कान और मुंह ही लगाया गया है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को समेटना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों के आहार को, इंद्रियों को उसके आहार से दूर करना, इसका नाम होता है प्रत्याहार। नेक्स्ट, उदरीय श्वसन किसको नहीं करना चाहिए? एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक बहुत इजी प्रैक्टिस है जो हर कोई कर सकते हैं। तो उदरीय श्वसन किसको नहीं करना चाहिए भाई? तो हाई बीपी में देखिए, हाई बीपी में उदरीय श्वसन किया जा सकता है। ओके, कमज़ोर दृष्टि वाले को उदरीय श्वसन करना है, कोई रिलेशन नहीं है कमज़ोर दृष्टि से, जस्ट वो एक ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पे डाला गया था। अपाचन में भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया जा सकता है, वो अच्छा हेल्प करता है। अपाचन की वजह से अगर पेट में गैस है और पेट में दर्द बना हुआ है तो उसमें हेल्प करता है। हर्निया में नहीं करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि हर्निया में जो एब्डोमेन है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ओके, एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, इसलिए एब्डोमेन को बल्ज आउट नहीं कर सकते। इसके लिए उदरीय श्वसन जो है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है, हर्निया में नहीं करना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो हर्निया में नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, शरीर में मुख्य चक्रों की संख्या है 7, 5, 6, 1010। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। बहुत लोग यहाँ पे 7 चूज़ किए होंगे क्योंकि हमारे शरीर में हम लोग सुने कि 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि शरीर में मुख्य चक्रों की संख्या, जो चक्र हमारे शरीर के अंदर सिचुएटेड है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड नहीं होता, टॉप ऑफ द हेड से ऊपर होता है, ठीक है। तो वो हमारे शरीर में स्थित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 6 वो गलत होगा। यहाँ जो ऑप्शन है वो 7 होगा, सॉरी यहाँ उल्टा बोल दिया हम, वहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पे 6 होगा मुख्य चक्रों की संख्या। ओके, मुख्य चक्रों की संख्या शरीर में 6 होगी, नॉट 7, क्योंकि जो 7वां चक्र है वो शरीर के ऊपर स्थित है, इसलिए जो सेक्शन सी है इसका, ऑप्शन सी, वो करेक्ट आंसर होगा, नॉट द ए। तो शरीर के अंदर मुख्य चक्रों की संख्या जो है वो 6 होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्र जाप कितने तरह के होते हैं? ओके, मंत्र जाप कितने तरह के होते हैं? तो अब जैसे नहीं पता है जिसको, तो उसको लगेगा भाई मतलब कहाँ से 4 आ गए, मतलब 4 क्या क्या होते हैं, वो तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे ना, तो यहाँ बता देते हैं। मंत्र जाप 4 तरह के होता है। ओके, वैखरी, उपांशु, लिखित और मानसिक। वैखरी मतलब बोल के किया जाने वाला, वर्बल रूप से। ओके, उपांशु मतलब बुदबुदा के बोलने को उपांशु बोलते हैं। लिखित मतलब लिख के मंत्र जाप होता है, और मानसिक मतलब मन में जाप होता है। तो ये 4 होते हैं, वैखरी, उपांशु, लिखित और मानसिक, ये 4 प्रकार होते हैं मंत्र जाप के। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, मंत्र जाप कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 7, तो 4 होगा ये, वैखरी, उपांशु, लिखित, मानसिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, भुजंगासन स्पाइन का क्या होता है? ये एक्चुअली एनाटॉमिकल डायरेक्शन के ऊपर है। तो स्पाइन का यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, लेंथनिंग और कंप्रेशन हो रहा है। तो जो स्पाइन है इसके 5 डायरेक्शंस होते हैं। ओके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेंथनिंग एंड सॉरी फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे फ्लेक्शन, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन साइड बेंडिंग जो होता है। ओके, देन ट्विस्टिंग होता है, उसको रोटेशन बोलते हैं स्पाइन का, और लेंथनिंग एक्सियल एक्सटेंशन जो हम लोग अपने आप का लेंथनिंग करते हैं, स्पाइन का वर्टिब्रा को डिकम्प्रेस करते हैं। तो ये 5 डायरेक्शन होते हैं। तो भुजंगासन में इसमें से क्या हो रहा है? बैक बेंड हो रहा है। बैक बेंड को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो भुजंगासन में स्पाइन का एक्सटेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भ्रामरी में अवेयरनेस कहाँ रखनी चाहिए? तो ये भी जो क्वेश्चन है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो बनाने के ही पर्पस है कि आपको नॉलेज मिले। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके लिए है, तो आप उस एक्सपीरियंस का ज़रूर बेनिफिट उठाएं। तो लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन नॉलेज नहीं मिला है बहुत लोगों को, तो और बहुत लोग प्रॉपरली सीखना चाहते हैं। तो ये एक कहा जाए तो मेरे तरफ से एक ये है, आप लोगों को भेंट है कि मेरा जो भी नॉलेज है वो आपके लिए है। और मेरे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी चलते हैं, वर्कशॉप वगैरह भी चलते हैं, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। ओके सर, खैर और सब बातें तो बाद में। तो भ्रामरी में अवेयरनेस कहाँ पे रखनी चाहिए? तो भ्रामरी, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भ्रामरी में अवेयरनेस टंग के टिप के रखते हैं, टंग के टिप पे रखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आवाज़ पे रखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भ्रूमध्य पे रखते हैं, आईब्रो सेंटर पे। बट भ्रामरी में जो अवेयरनेस वो पीनियल ग्लैंड पे रखना चाहिए। पीनियल ग्लैंड मतलब जो हम लोग का हेड है ना, हम लोग का पीनियल ग्लैंड कहाँ पे? अगर आप एंटोमी पढ़ेंगे तो पीनियल ग्लैंड हमारे आईब्रो सेंटर में है। आईब्रो सेंटर मतलब ये सरफेस में नहीं है, यहाँ पे नहीं है आईब्रो सेंटर। आईब्रो सेंटर में इस तरफ से क्रॉस सेक्शन अगर होगा इधर से सीधा, और ये साइड से ठीक। ओके, अगर ये दोनों जगह जाके सेंटर पे टकराएंगे एकदम, समझ रहे हैं आप, बीच में अगर ये हेड है, इसको 4 टुकड़ा किया जाए तो सेंटर में जो पार्ट आएगा इस एरिया पे जो टच होगा, इधर से अंदर और इधर से अंदर, अंदर पे ये जो एरिया टच होगा, कनेक्ट होगा, वहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। तो टंग को हम लोग टच करते हैं ऊपर, ओके, तालू पे, तो वाइब्रेशन को रिडायरेक्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड की तरफ। तो इसलिए जो भ्रामरी में अवेयरनेस रखेंगे वो पीनियल ग्लैंड पे रखेंगे, भ्रूमध्य पे नहीं रखते हैं, ना हमारे आवाज़ पे रखते हैं। भ्रामरी में जो अवेयरनेस है वो होता है पीनियल ग्लैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल नीति के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? मकरासन, शवासन, शीर्षासन, शशांकासन। तो इजी है। मकरासन तो नहीं, शीर्षासन भी नहीं, शवासन भी नहीं, शशांकासन, ताकि हम लोग का शशांकासन में फोरहेड टच रहे फ्लोर पे और जो पानी है वो आराम से निकल पाए। शशांकासन में हम लोग पहले फोरहेड को टच करके रखते हैं, फिर फेस को साइड करते हैं। ओके, तो जो पानी है, जो बचा कुचा पानी है वो पूरा आके नाक से निकल जाए, इसलिए शशांकासन करते हैं जल नीति के बाद। ओके, नेक्स्ट है हा और ठा में सूर्य नाड़ी का स्वर कौन सा है? हा और ठा में सूर्य नाड़ी का स्वर कौन सा है? ओके, तो सबको पता है हा और ठा। ओके, मेरा हम दिखा रही है राइट साइड या लेफ्ट साइड। ओके, पता नहीं ये वीडियो अगर फ्लिप हो गया तो फिर आपको ऑपोजिट दिखेगा। ये मेरा राइट हैंड। ओके, तो राइट हैंड हा और लेफ्ट साइड ठा है। तो हा और ठा में सूर्य नाड़ी का जो स्वर है, हाँ, तो राइट और लेफ्ट हठ योगा, ठीक है। तो हठ योगा जो है, हा जो होता है वो सूर्य नाड़ी का स्वर होता है पिंगला का, और ठा जो होता है वो चंद्र नाड़ी का स्वर होता है, ठीक है। तो हा राइट साइड हा, लेफ्ट साइड ठा, तो हठ ऐसे याद रखना है। मान लीजिए आप किसी के मतलब ये अपने ऊपर अगर अप्लाई करेंगे ना, हम लोग हट लिखते हैं ना, हा और ठा, तो इधर लेफ्ट साइड हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, और ठा हो जाता है राइट साइड, बट हम लोग पेपर में जब लिखते हैं। बट ये दूसरे के ऊपर, सामने वाले के फेस के ऊपर देख के सोचिए हा और ठा, तो उसका राइट साइड मतलब हा और लेफ्ट साइड मतलब ठा। तो हा और ठा में सूर्य नाड़ी का स्वर होता है। आपको पता है कि राइट साइड होता है सन साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है मून साइड होता है। तो हा किधर आया? हा आया राइट साइड, सामने वाले के राइट साइड। ओके, हा और ठा उल्टा होता है, तो इधर होगा सूर्य नाड़ी। तो हा और ठा में सूर्य नाड़ी का स्वर होगा ठा, सॉरी नॉट ठा, हा। ओके, हा और ठा में सूर्य नाड़ी का जो स्वर है वो हा होगा। ठा जो होता है चंद्र नाड़ी का स्वर होता है। इसमें से कौन सा नेति का प्रकार नहीं है? सूत्र नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति, वस्त्र नेति। तो सूत्र नेति होता है, पता है आपको, कैथेटर से किया जाता है। दुग्ध नेति दूध से किया जाता है, दूध नेति का भी प्रकार होता है। घृत नेति भी होता है, घी से भी नेति किया जाता है, ये पीएमबी में पढ़े हुए मैंने।
एंड वस्त्र नीति जो है, वस्त्र नीति का कोई प्रकार नहीं होता, कपड़ा नहीं घुसाया जाता नाक में, तो वस्त्र नीति नहीं होता है। ओके, तो सूत्र नीति, दुग्ध नीति, घृत नीति और वस्त्र नीति, ये 4 प्रकार है। वस्त्र नीति इसमें से मतलब रॉन्ग है, गलत है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें से कौन सा नौली का प्रकार नहीं है? वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली, पूर्ण नौली। ओके, तो वाम मतलब लेफ्ट साइड, तो नौली लेफ्ट साइड जब हम लोग करते हैं नौली को तो वाम नौली हुआ। दक्षिण नौली राइट साइड को बोलेंगे, मध्य नौली जो सेंटर में है, और नौली चालन प्रक्रिया होता है, पूर्ण नौली बोल के कुछ नहीं होता। ओके, नौली चालन प्रक्रिया होता है, पूर्ण नौली जो है ये नौली का कोई प्रकार नहीं है, नौली चालन होता है। नेक्स्ट 16 नंबर, सोहम में सांस छोड़ने की आवाज़ कौन सी है? भाई अब इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। इनहेल करते हुए एक्चुअली में सो की आवाज़ होती है, और एक्सेल में, ठीक है। तो जैसे हम लोग कभी कभी थक के बैठते हैं तो ये हा का जो आवाज़ है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। जो एक्सेल है वो हम की आवाज़ है, और इनहेल पे सो की आवाज़ आती है। लिटरली सो और हम नहीं होता, बट उसको रिसेंबल करता है, उस टाइप से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। ओके, तो जो हम लोग एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ने की आवाज़, वो होगी हम। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल मतलब हम। 16 क्वेश्चन हुए हैं और अप्रोक्स 14 क्वेश्चन शायद बाकी हैं। इसमें से कौन अष्टकुंभक में नहीं आता है? ओके, तो अष्टकुंभक के नाम हमको याद नहीं है, एग्जाम में याद करते हैं, ऐसे नहीं याद रखते हैं। तो भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, नाड़ी शोधन, ऐसे कुछ कुछ था। सॉरी, भ्रामरी, मूर्छा, सूर्यवेदी और कुछ कुछ थे, प्लावनी, भस्त्रिका और कुछ कुछ था। हो गया, हमको याद नहीं है उतना अष्टकुंभक। एक्चुअली हम कुछ भी याद नहीं रखते हैं, जब जो चीज़ की ज़रूरत रहता है उसको देख लेते हैं, बस हो गया काम। तो जो ये है आपका अष्टकुंभक में इतना पता है कि नाड़ी शोधन नहीं आता। नाड़ी शोधन कोई प्राणायाम ही नहीं है एक्चुअल में बोला जाए तो, अष्टकुंभक बिल्कुल अलग है। ओके, तो आप लोगों से बहुत लोग होंगे जिनको कि अष्टकुंभक का नाम पता, लेकिन हमको याद नहीं है अष्टकुंभक क्या है एक्चुअली। बट उसमें क्या नहीं आता वो पता है, क्या क्या आता है वो नहीं पता है। ओके, तो ये होगा नाड़ी शोधन। यहाँ पे नाड़ी शोधन कोई प्रकार नहीं है अष्टकुंभक का, वैसे भी नाड़ी शोधन में सामान्य प्रैक्टिस में कुंभक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुगुणों का करेक्शन किस तरफ से करना चाहिए? हाँ भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही मतलब कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, उसमें से एक क्वेश्चन ये है, अब आसनों का करेक्शन किस तरफ से करना चाहिए। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आसन किसी को आप करा रहे हैं, मान लीजिए वॉरियर 2 करा रहे हैं, या फिर आप करा रहे हैं ताड़ासन करा रहे हैं। ओके, तो आसनों का जो करेक्शन है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब स्टैंडिंग आसन है, कि किसी भी आसन में जो बेस है, फ्लोर के जो पास वाले एरिया है, अगर बेस करेक्ट रहेगा तब ऊपर जो आपका पूरा बिल्डिंग है वो करेक्ट रहेगा। ओके, मान लीजिए वॉरियर 2 है, पैरों का पोजीशन गलत रखा है आप। ओके, अपर बॉडी को पहले ठीक करते हुए आए, पहले नेक को ठीक किए, शोल्डर्स को ठीक किए, हाथ को ठीक किए, कमर को ठीक किए, लेग्स को ठीक किए, और लास्ट में एंकल को कर रहे हैं ठीक। तो जब हम एंकल को ठीक करेंगे तो पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा डिस्टर्ब होगा। ओके, तो इसलिए पहले नीचे से स्टार्ट करना है किसी भी पोस्चर को, पहले एंकल को, फिर नी को, फिर कमर को, फिर स्टर्नम को देखिए, हेड को देखिए, शोल्डर को देखिए, आइस को देखिए, मतलब जो भी है, जो भी करेक्शन हो नीचे से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो आसन है वो स्टेबल रहे। अगर ऊपर से नीचे करेक्ट कराएंगे, जैसे एक एग्जांपल ये किया है कि जैसे हम लोग घर साफ करते हैं ना, तो घर साफ करते पहले क्या करते हैं, ऊपर से साफ करते हुए आते हैं ना पहले, ताकि ऊपर की गंदगी नीचे गिर जाए, उसके बाद नीचे साफ करें। ऐसा तो नहीं करते कि फ्लोर साफ किया, उसका दीवार साफ किया, फिर छत साफ किया, ऐसा तो नहीं करते। तो इसी तरह से आसन का जब करेक्शन कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर करना है, ताकि आधार करेक्ट हो, पहले आधार करेक्ट हो, उसके ऊपर का एरिया करेक्ट हो, और ऊपर वाला जो एरिया है सबसे मोबिल है, हेड, वो सबसे लास्ट में करेक्ट हो। ऊपर से नीचे करेक्ट नहीं करते हैं आसन को। एक लॉजिकल क्वेश्चन था ये कि आसनों का करेक्शन किस तरफ से करना चाहिए। किसी बुक में नहीं मिलेगा, हो सकता हो, बट ये मैंने सोच के बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा अभ्यास षटकम में नहीं आता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभ्यास षटकम में नहीं आता है? धोती, बस्ती, त्राटक, स्वेदन। तो जो धोती है, ओके, जो धोती, बस्ती, त्राटक है, ये षटकम के अंतर्गत आते हैं। स्वेदन जो है, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, ये सब आयुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसको ऐसे याद रखना है, हम लोग क्या ऐसे याद रखवाएगा था कि कपालभाति। ओके, सबसे पहले क्या आता है, ऊपर से नीचे देखते, कपालभाति, त्राटक आइस के लिए, कपालभाति, त्राटक, फिर ना नाक, नाक से नेति, देन मुंह आया, मुंह से क्या होता है, धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, ये सब होता है। तो कपालभाति, त्राटक, नेति, धोती, बस्ती, नौली। ओके, इस तरह से याद रखना है। तो क्या क्या हुआ, कपालभाति, ओके, फोरहेड के लिए, त्राटक, ओके, नेति, धोती,
नौली, पेट आया एंड बस्ती, ओके, जो संग पछान वगैरह करते हैं। तो इस तरह से ऊपर से नीचे याद रखना है इसको। तो षटकम में स्वेदन नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मुद्रा काम करेगी? कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मुद्रा? कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होना। पेट साफ करना कौन से वायु का काम है? अपान वायु का। तो अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, सॉरी नॉट अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा काम करेगी कॉन्स्टिपेशन में। प्राण मुद्रा नहीं काम करेगी, वरुण मुद्रा नहीं काम करेगी, वायु मुद्रा नहीं काम करेगी, अपान मुद्रा काम करेगी, क्योंकि अपान वायु का काम है आपके पेट को साफ करना। जितने भी एक्सक्रीटरी मूवमेंट होते हैं, ओके, बॉडी के निचले पार्ट से जो भी बाहर निकलता है, बॉडी का जो भी सफाई होता है, ये अपान वायु मुद्रा का काम है। तो अपान वायु का काम है, तो अपान मुद्रा इसमें यूज़ करना है कॉन्स्टिपेशन में। तो ये हेल्प करता है और सही में बहुत हेल्प करता है। 15 मिनट करके अगर बैठिएगा तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। अब कॉन्स्टिपेशन किस रीजन से है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मौन किस बीमारी के लिए अच्छा हो सकता है? हाँ, यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग को हुआ हो कि अंतर्मौन जो है ये OCD, अनिद्रा, हाई BP, एंजाइटी किस किस के लिए ठीक हो सकता है? तो एंजाइटी में पहले ही अंतर्मौन नहीं दे सकते आप, ओके। हाई बीपी में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई बीपी में स्ट्रेस रहेगा और स्ट्रेस के लिए अंतर्मौन बहुत अच्छा है। अनिद्रा के लिए भी अच्छा है, लेकिन अनिद्रा किस रीजन से अनिद्रा है, ओके, किस रीजन से नींद नहीं आ रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। OCD जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके, कोई इंसान किसी चीज़ को बार बार करता है रिपीटेडली, जैसे कोई दरवाज़ा बंद करके आया फिर गया चेक करने के लिए, मतलब उसको दिमाग में चलता रहता है कि हम दरवाज़ा बंद किए कि नहीं। कोई बार बार कोई पूजा करता है, बार बार कोई हाथ धोता है, तो ऐसे लोगों के लिए OCD में अंतर्मौन ज़्यादा अच्छा काम करता है, ओके। अंतर्मौन अगर प्रॉपरली किया जाए तो माइंड को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता है। तो इसका आंसर होगा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ होगा, कोई लिखा होगा कार्डियो, कोई लिखा होगा वार्म अप, बट प्राणायाम जो है, प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले विभागीय श्वसन करना चाहिए। विभागीय श्वसन मतलब एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, इनका अभ्यास सबसे पहले कर लेना चाहिए। तब जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप प्रॉपरली कर पाएंगे प्राणायाम। एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, अगर हम लोग नॉर्मली ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ओके, तो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते। जो मसल्स हमारे सांस लेने और छोड़ने में हेल्प करते हैं, उनका सही से हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, ओके। तो उन मसल्स को डेवलप करने के लिए सेक्शनल ब्रीदिंग किया जाता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया जाता है, थोरेसिक ब्रीदिंग किया जाता है, क्लेविकुलर ब्रीदिंग किया जाता है। जब इन तीनों ब्रीदिंग के तरीकों को एक साथ हम लोग मिला के प्रैक्टिस करते हैं तो उसे यौगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। यौगिक ब्रीदिंग के बाद आपको प्राणायाम करने चाहिए। समझ लीजिए नाड़ी शोधन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का सामान्यतः एक इनहेल एक्सेल 5 सेकंड हो रहा है, ओके, नाड़ी शोधन में। बट जब हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग 5 सेकंड, थोरेसिक ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग 5 सेकंड अगर हम लोग कर लिए, तो जब हम लोग एक राउंड नाड़ी शोधन करेंगे तो 15 सेकंड इनहेल करेंगे, 15 सेकंड एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले यौगिक ब्रीदिंग किया जाता है, उसके बाद विभागीय श्वसन किया जाता है, फिर यौगिक ब्रीदिंग किया जाता है, उसके बाद प्राणायाम किया जाता है। डायरेक्ट प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्राणायाम करने से ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ओके। तो विभागीय श्वसन करना चाहिए इसके पहले आपको, प्राणायाम के पहले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी मुद्रा कार्डियक अरेस्ट से बचा सकती है? तो हृदय मुद्रा को अपान वायु मुद्रा बोलते हैं, ओके। ये हृदय मुद्रा, इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है। तो हृदय मुद्रा को अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा आपको कार्डियक अरेस्ट से बचा सकती है, हार्ट अटैक से नहीं बचाएगी। अगर ब्लॉकेज रहेगा तो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन कार्डियक, अगर कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का, अगर आप जानते हैं तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो ये उसमें ज़रूर हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि मुद्रा लगा रहे हैं हम लोग, प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपके जो आर्टरीज है उसको नहीं क्लीन करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्पाइन के कितने डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं? देखिए पहले जो था ना, भुजंगासन में हम लोग बैक बेंड कर रहे हैं तो स्पाइन का क्या हो रहा है, तो उसमें एक्सटेंशन हो रहा है। तो स्पाइन के 5 डायरेक्शन, स्पाइन को हम लोग किधर किधर मोड़ सकते हैं? हम लोग सामने झुक सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, 2 हुआ, साइड हो सकते हैं, 3 हुआ, ट्विस्ट दे सकते हैं, 4 हुआ, और 5 एक्सियल एक्सटेंशन। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग, ट्विस्टिंग और एक्सियल एक्सटेंशन, ये 5 डायरेक्शन होते हैं स्पाइन के। 6वां 7वां कुछ नहीं होता, 98 होता है, 5 डायरेक्शन होते हैं स्पाइन के, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है ये वीडियो। इनमें से क्या होना प्राणायाम में जरूरी नहीं है?
शरीर का स्थिर रहना, आंखें बंद रहना, रीढ़ की हड्डी सीधी, कानों को बंद करना। ओके, शरीर का स्थिर रहना जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर हमारा अन्नमय कोश है। प्राणायाम में हम लोग प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा, अन्नमय कोश स्थिर नहीं रहेगा, तो प्राणमय कोश स्थिर नहीं रहेगा। प्राणमय कोश अगर स्थिर नहीं रहेगा तो प्राण के ऊपर काम कैसे करेंगे, इसलिए शरीर का स्थिर रहना जरूरी है। दूसरा, आंखें बंद रहना। हम लोग के शरीर में हम लोग प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं जब हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम लोग के जो भी ये हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारे प्राण है वो प्रक्षेपित होते हैं हमारे फिंगर टिप से, पैर की उंगलियों से, टॉप ऑफ द हेड से और आइस से। ओके, प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस लेग करके बैठते हैं ताकि पैरों से प्राण का प्रवाह ना हो। ओके, दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा लगाते हैं। मुद्रा लगाने से क्या होता है कि तो हमारे फिंगर टिप से जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्राण का प्रवाह हो रहा है, वो नहीं होके हमारे बॉडी में वापस लौटे, इसलिए एक सर्किट बना लेते हैं किसी भी तरह से, ताकि जो प्राण का प्रक्षेपण हो रहा है उंगलियों से वो वापस हमारे शरीर में लौटे। ओके, तीसरा, टॉप ऑफ द हेड, तो वो ओपन रहता है ताकि, क्योंकि हमारे प्राण को हम लोग को ऊपर चढ़ाना है, इसलिए आंखों को बंद रखते हैं ताकि आंखों से प्राण का प्रवाह ना हो। एंड उसके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी जरूरी है क्योंकि हम लोग प्राण का जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं चक्रास बाई चक्रास प्राणायाम में, एडवांस प्रैक्टिस में। ओके, तो शरीर स्थिर रहना, आंखें बंद रहना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना, यह जरूरी है। कानों को बंद करना जरूरी नहीं है। भ्रामरी में हम लोग कानों को बंद करते हैं, ओके, ताकि आवाज़ें ना सुनाई दे, हमको अपनी है भ्रामरी की आवाज़ ना सुनाई दे, अंदर से जो गूंज हो रहे हो ये हम लोग सुन पाएँ, बट और कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। सॉरी, और हाँ, और बाकी सब जरूरी है, कानों को बंद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 और 4 क्वेश्चन बचे हैं। रिलैक्सेशन के लिए कौन सा अभ्यास अच्छा है? रिलैक्सेशन तो अंतर्मौन, अजपा जप, योग निद्रा, धारणा। ओके, धारणा तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार की स्थिति आने के बाद धारणा होती है। ओके, तो अंतर्मौन जो है, अंतर्मौन आपके अंतर को साइलेंस करता है। अजपा जप, जो जप बिना जपे हो रहा है वो अजपा जप है। योग निद्रा, योग निद्रा मतलब आप योगिक स्लीप बोल सकते हैं। योग निद्रा में हम लोग, जो योग निद्रा है वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों जो हमारे स्ट्रेस है उसको रिलीज करता है योग निद्रा। ओके, तो योग निद्रा जो है ये रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि फिजिकल हम लोग को जो मस्कुलर टेंशन वगैरह उसको रिलीज़ किया। ओके, मेंटल जो हमारे मन में तनाव है, और इमोशनल जो पुरानी बातें हैं जो हम, जिससे हम इमोशनली कलेक्टेड है, उससे हम लोग ये होते हैं, मतलब रिलीफ पाते हैं योग निद्रा में। और धारणा, तो धारणा तो अलग ही प्रैक्टिस है। धारणा मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को ला के उसके ऊपर ध्यान करना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो योग निद्रा है। मेरा मोर आउट मेडिटेशन का एक वर्कशॉप है, अगर हो सके तो उसका आप एक बार देख सकते हैं। और 10 डेज़ का वर्कशॉप है। ओके, उसमें 6 टेक्निक्स बताए गए हैं, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप और MSRT, PET और साइक्लिक मेडिटेशन। ओके, 6 प्रैक्टिस बताए गए हैं और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और एडाप्टेशंस बताए गए हैं प्राणायाम, सॉरी मेडिटेशन के भी, तो उसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अनिद्रा के लिए इसमें से कौन सा अभ्यास करना चाहिए? अनिद्रा, नींद नहीं आना। ओके, तो वमन धोती, शंख प्रक्षालन, त्राटक, नौली। वमन धोती तभी काम करेगा जब आपको इंडाइजेशन की वजह से नींद नहीं आ रही हो। ओके, शंख प्रक्षालन तभी काम करेगा जब आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से नींद नहीं आ रही हो। नौली तभी काम करेगा जब आपके खाना हजम नहीं होने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो। त्राटक जो है, त्राटक आपको माइंड को साइलेंट करके और पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करके मेलाटोनिन का सेक्रेशन में हेल्प करता है, जो कि आपको नींद मतलब लाने में हेल्प करता है। तो जो त्राटक है, सोने के पहले अगर आप त्राटक करेंगे, ज्योति त्राटक, तो आपको सोने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा त्राटक होगा। बाकी 3 चीज़ें अलग कंडीशंस में आप ज़बरदस्ती फिट कर सकते हैं, बट जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे त्राटक होगा। ओके, नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। पतंजलि योग सूत्र में कौन से योग की बात कही गई है? तो ये अष्टांग विन्यास योग और अष्टांग योग, ये 2 हम यहाँ पे ऑप्शन लिखे थे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो अष्टांग विन्यास योग जो है, इनहेल अपवर्ड डॉग, एक्सेल डाउनवर्ड डॉग जो हम लोग करते हैं, कितने विन्यासास होते हैं वो भी मुझको याद नहीं, 12 या 14 विन्यासा होते हैं। ओके, तो अष्टांग विन्यासा का जो फॉर्मेट है वो एक अलग रूटीन है, योगा का एक रूटीन है, hatha योगा सीक्वेंस का, वो अलग चीज़ है। और अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसके बारे में पतंजलि ऋषि ने कहा है पतंजलि योग सूत्र में, वो है अष्टांग योग। तो यहाँ अष्टांग योग होगा आंसर। ओके, भक्ति योग के लिए आप नाद भक्ति सूत्र पढ़ सकते हैं, और
अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो उसमें तो हर तरह का योग है, सबसे बेस्ट है वो, हर योगा टीचर को पढ़ना चाहिए। ओके, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट 29 नंबर, लास्ट 2। ओके, तो कपालभाति कौन सा प्राणायाम पेट के कीड़े होने पर किया जा सकता है? कपालभाति, बहुत लोग यहाँ पे कपालभाति बोले थे। ये टेस्ट वहाँ भी हुआ था रैप पे, तो बहुत लोगों को लगता है कपालभाति जब करेंगे पेट अंदर बाहर होगा तो जो पेट के कीड़े होंगे उनका चर्निंग होकर वो मर जाएंगे। तो कपालभाति नहीं है इसका आंसर, ना ही उज्जयी है। बहुत लोगों ने ये लॉजिक लगाते हैं कि उज्जयी करेंगे बॉडी में हीट जनरेट होगा तो पेट के कीड़े मरेंगे, ऐसा नहीं है। भस्त्रिका भी नहीं है, सूर्यभेदी है। ओके, बट वो कैसे मतलब कनेक्ट करता है पेट के कीड़ों से ये हमको नहीं पता। मे बी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके, बॉडी में एसिडिक सेक्रेशन को बढ़ा के एंड बॉडी के वीकनेस को घटा के, स्ट्रेंथ को बढ़ा के सूर्यभेदी हेल्प करता हो पेट के कीड़ों में। तो पेट में अगर वर्म्स रहते हैं तो सूर्यभेदी करना चाहिए। बट अब ऐसा नहीं कि जिसको हाई बीपी है, जिसको हाइपर एसिडिटी है वो भी करे, ठीक है। तो ये देख के करना है। पेट के कीड़ों में सूर्यभेदी प्राणायाम जो हेल्प करता है। ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। नेक्स्ट है, कौन सा हीटिंग प्राणायाम हाई बीपी के रोगी भी कर सकते हैं? सूर्य अनुलोम, सूर्यभेदी, कपालभाति, उज्जयी। हाई बीपी जो है अब उसमें सूर्य अनुलोम नहीं करना है। ओके, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा उसमें। ओके, तो उसमें नहीं करना है। सूर्यभेदी भी सेम सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा। फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड जो है आपका, ये क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे। कपालभाति जो है वो भी नहीं करना है हाई बीपी, क्योंकि वो इंटरकोस्टल प्रेशर पड़ेगा। उज्जयी जो है, उज्जयी थ्रोट का ग्लोटिस का स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन उज्जयी किया जाता है सिर्फ हाई बीपी में। तो अगर हाई बीपी के रोगी है और बॉडी में हीट जनरेट करना है तो वो उज्जयी कर सकते हैं। उज्जयी हार्ट को भी रेस्ट देता है, बॉडी के प्रेशर को भी मतलब रेगुलेट करता है और हीट भी जनरेट करता है बॉडी में। तो जो हाई बीपी के रोगी हैं उनको उज्जयी करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक 30 ही क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। यस, अपने सही जवाब की संख्या कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके तो यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो। तो सही जवाबों की संख्या आप क्या लिखिएगा? अब तो आपको सही जवाब पता है कि कौन कौन से जवाब सही थे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने दिन बाद बात करके। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको जितने डाउट हुए होंगे इस क्विज से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको किस तरह के वीडियो चाहिए योग से रिलेटेड ये आप लोग ज़रूर लिखिए। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें। हर वीडियो जो नए योगा टीचर हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।